चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग प्रांतीय विधायिका को देख रहे थे। ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत जो विधायिका का प्रावधान होता है, और उसमें हम लोगों ने विधानमंडल को देखा। आर्टिकल कौन सा था? 168। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उच्च सदन के रूप में विधान परिषद को देखा। किस आर्टिकल के तहत? 169। ठीक है, आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोग देखेंगे विधानसभा को। विधान सभा। ठीक है, और जिस तरह से कल हम लोगों ने बात भी किया था कि विधानसभा, देखिए हम लोग कर रहे थे ना कि जो विधायिका होगी, तो विधायिका में क्या हो जा रहा है, जो राज्यों की विधायिका होती है उसे क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल, और ये विधानमंडल का प्रावधान क्या है? 168 के तहत है। और फिर यहाँ पर उच्च सदन के रूप में क्या है? विधान परिषद है। और इसी से ठीक ऊपर क्या हो जा रहा है? 169 इसका आर्टिकल हो जा रहा है। और इसके बाद फिर क्या होगा? विधान सभा हो जाएगी। तो विधानसभा का क्या हो जा रहा है? 170, ये इसका आर्टिकल हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे विधानसभा, 170 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अब जहां तक इसके नाम की बात है तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा को किस नाम से जानते हैं? तो ये निम्न सदन के रूप में है। निम्न सदन, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम लोग आर्टिकल 168 की बात कर रहे थे तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनमें निम्न सदन के रूप में क्या होगा? विधानसभा जाना जाएगा। ठीक है, तो ये निम्न सदन हो गया। इसके अलावा चूंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुन करके आते हैं, इसलिए इनको क्या है? लोकप्रिय सदन कह देते हैं। लोकप्रिय सदन कह देंगे। और इसके अलावा आपने देखा था कि आर्टिकल 168 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि कुछ राज्यों में 2 सदन होगा व अन्य राज्यों में 1 सदन होंगे। जिन राज्यों में 2 सदन होगा वहां पर विधान परिषद और विधानसभा होगी, जबकि जिन राज्यों में 1 सदन होगा वहां पर विधानसभा होगी। इसका मतलब प्रत्येक प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत विधानसभा अनिवार्य है या नहीं है? है। तो इसीलिए आप इसे क्या कह देंगे? इसे आप कह देंगे अनिवार्य सदन के रूप में। ठीक है, इतनी बात सुनाई। आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो विधानसभा है इसकी संरचना के बारे में। संरचना का तात्पर्य क्या हो गया कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये कहां से लिए जाते हैं और इनकी संख्या का निर्धारण कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा के जो सदस्य हैं किसी भी प्रांत में, वहां की विधायिका के अंतर्गत विधानसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होगी, इसका निर्धारण क्या है? इसका निर्धारण किया जाता है उस राज्य की जनसंख्या। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा के सदस्य होंगे वो क्या होंगे? जनप्रतिनिधि के रूप में होंगे। तो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होगा? जितनी जनता उसी के अनुपात में क्या होंगे? उनके प्रतिनिधि भी जाएंगे। ठीक है, और है क्या कि हमारे यहाँ ये जो प्रावधान है, तो जनसंख्या का निर्धारण कौन सा है? 1971 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना, इसी को आधार बना करके प्रांतों की विधायिका में वहां पर सदस्यों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखना है, समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। तो जो अंतिम संशोधन है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्थिति पर भी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 2026 तक जनसंख्या जो है उसको नियत मानते हुए विधानसभा के सीटों की संख्या का निर्धारण कर दिया गया है? पढ़ाया था ना? हाँ, ये मत कहिएगा नहीं सर नहीं पढ़ाए थे। लोकसभा जब पढ़ा होता तो वहां बताया था 84वां संविधान संशोधन। पहले क्या था? 42वां संविधान संशोधन था। उस 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 1971 की जनसंख्या को आधार बना करके
जो सीट था उसका निर्धारण कर दिया गया। फिर उसके बाद 84वां संविधान संशोधन हो रहा है। कब हुआ था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। और इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि हम 1991 की जो जनगणना है या जो जनसंख्या है प्रांतों की, उसे आधार बना करके अब कब तक के लिए सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया है? 2026 तक के लिए। ठीक है, तो 2026 तक। तो जिस तरह से आपने लोकसभा में सदस्यों की संख्या का प्रावधान देखा था, वही आधार यहाँ पर विधानसभा में भी सदस्यों की संख्या का प्रावधान बनेगा। ठीक है, आइए अब इस चीज की बात तो हो गई। तो क्या किसी भी प्रांत में सदस्यों की संख्या, यानी ऐसे कहें कि क्या किसी भी प्रांत में जनसंख्या बढ़ती चली जाए तो हम विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ाते चले जाएं? आपने देखा ना, एक स्थान पर जाकर के हमने क्या किया था? लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या का निर्धारण कर दिया ना कि 550 से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसी तरह से विधानसभा में भी किसी प्रांत में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी, अधिकतम सदस्यों की संख्या वो कितनी होगी? वो होगी 500। 500 से ज्यादा किसी भी प्रांत में सदस्यों की संख्या नहीं की जा सकती जब तक कि कोई विधि द्वारा उसको संशोधित न किया जाए। ठीक है, और न्यूनतम कितनी होगी? तो न्यूनतम हो सकती है न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम हो सकती है 60। ठीक है, तो वर्तमान में किस प्रांत से विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पे आप जानते ही उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रखता है ना, मतलब जनसंख्या के आधार पे कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को काट करके एक अलग देश बना दिया जाए, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश होगा। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी अपने आप में कितना महत्व रखती है ना। तो चलिए आइए, तो यहाँ पर क्या है, ये जो उत्तर प्रदेश है, यहां पर वर्तमान में अगर हम वर्तमान का प्रावधान देखें, वर्तमान, तो अधिकतम जो सीट की संख्या है, अधिकतम वो कहां से जाती है? वो जाती है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है या सीटों की संख्या कितनी है? 403। ठीक है, जबकि अगर हम देखें तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ अपवाद है। अपवाद में कौन कौन है? तो अगर हम अपवाद की बात करें न्यूनतम वाले को लेकर के, तो गोवा हो गया, यहां पर कितनी सीट है? 40 सीट है। इसके अलावा मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम यहां पे कितनी सीट है? 40 सीट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्किम है, सिक्किम यहां पर सीटों की संख्या कितनी है? 32 है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो न्यूनतम 60 की जो संख्या है उसके उल्लंघन करते हैं, अर्थात अपवाद स्वरूप है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा किस प्रांत से है, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। कितना है? 403। ठीक है, जबकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या किस प्रांत से है? सिक्किम से है। कितनी है? 32। जरा हमको ये बता दीजिए कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बार बार कहता हूं तुलनात्मक पढ़िए, चीजें सरल हो जाती हैं, लेकिन तुलनात्मक पढ़ने के लिए पीछे वाला पढ़ा होना जरूरी होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बताया था ना कि उस राज्य की जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी उसका 1/3। इसलिए विधान परिषद में भी सबसे अधिक सदस्यों की संख्या कहां से है? उत्तर प्रदेश से ही है, 100 सीटें हैं। ठीक है, जबकि अगर हम वहां न्यूनतम सदस्यों की बात करें तो कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 40। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 40। तो क्या कोई ऐसा प्रांत है? चूंकि सभी प्रांतों की विधान परिषद है नहीं,
तो क्या कोई ऐसा प्रांत है जहां पर 40 सदस्यों वाली विधान परिषद हो? अभी तो बात किया था तेलंगाना, ठीक है। आइए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 और 403। आइए, अब इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये तो अभी आपने देखा कि सदस्यों की संख्या। अब देखते हैं कि क्या इन सदस्यों में कहीं कुछ मनोनयन का प्रावधान है, मनोनीत करने का प्रावधान है? तो हम लोग देखते हैं मनोनीत का प्रावधान। ध्यान रखिएगा, जब हम मनोनयन सदस्यों की बात करते हैं तो इसके लिए क्रम से 4 आर्टिकल याद कर लीजिए। एक 330, फिर बढ़ते रहिए 330, 331, 332 और 333। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला वाला है और जो तीसरा वाला है, इन दोनों में प्रावधान क्या है? एससी और एसटी संबंधित है। एससी और एसटी से अल्टरनेट है। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें और चौथे की बात करें तो इसमें किसका प्रावधान है? इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान है, एंग्लो इंडियन का। तो ये 4 आर्टिकल क्यों है? ध्यान रखिएगा, शुरू के जो 2 आर्टिकल हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है संघीय व्यवस्था से, यानी लोक सभा से है। और जो बाद के 2 आर्टिकल हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध विधान सभा से, यानी प्रांतीय व्यवस्था से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आइए देखते हैं। देखिए, जहां तक एंग्लो इंडियन का प्रावधान रहा तो आपने पढ़ा था कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है वो क्या किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और पहले था क्या? पहले लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य। अब आप जानते हैं जब लोकसभा की बात करेंगे तो उसमें मनोनयन की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और जब हम विधानसभा की बात करेंगे तो मनोनयन शक्ति किसके पास होगी? राज्यपाल के पास। तो ये शक्तियां तो फिलहाल समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखें तो जो हमारे पास है एससी एसटी, तो हम लोग थोड़ा सा एससी एसटी को देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या, जब ये 104वां संविधान संशोधन हुआ तब 2020 में, तो इसमें क्या कहा गया? तर्क दिया गया कि चूंकि अब एंग्लो इंडियन सदस्य हमारे क्या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन का प्रावधान था उसे समाप्त कर देते हैं। लेकिन एससी एसटी के जो सदस्य हैं उनका अभी भी जो राजनीतिक आरक्षण है उसको क्या किया जा रहा है? उसको संरक्षित किया जा रहा है। और ये प्रावधान कब तक के लिए कर दिया गया है? 2030 तक। इसका मतलब ये जो आर्टिकल 330 देख रहे हैं और अब क्या हो जाएगा? 332 देख ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल अभी फिलहाल क्या है? सक्रिय रहेंगे। ठीक है, अब जहां तक हम लोकसभा में बात करते हैं तो लोकसभा में ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या तो फिक्स है ना, इसलिए कितना एससी को कितना एसटी को आरक्षण दिया जा रहा है वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो लोकसभा में ध्यान रखिएगा, एससी के लिए 84, जबकि एसटी के लिए 47। ये सीटें क्या है? आरक्षित है। लोकसभा में 84 उम्मीदवार जो होते हैं वो कैसे होंगे? एससी, यानी उनकी सीटें एससी सीट होंगी। और इसी तरह से क्या होगा? एसटी की 47 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, जबकि अगर हम अब आर्टिकल 332 क्या कह रहा है? विधानसभा संबंधित है। विधानसभा में कितना एससी और एसटी सीट रखा जाए, क्योंकि हर राज्यों की विधानसभा की सदस्य अलग अलग है कि नहीं है। और जानते हैं कहीं पर भी आरक्षण का आधार क्या होता है? जनसंख्या की उपस्थिति। जिस आधार में जनसंख्या उपस्थित होती है उसी आधार में क्या होता है? वहां पर सीटों का आरक्षण किया जाता है। तो जब आपसे कोई पूछे कि विधानसभा में एससी एसटी को लेकर के सदस्यों के आरक्षण का क्या प्रावधान है, तो आप बताइएगा आधार है वहां की जनसंख्या, वहां की जनसंख्या। इसका मतलब जिस राज्य में जितने ज्यादा एससी सदस्य होंगे उनके प्रतिनिधि के रूप में एससी सीटों की संख्या ज्यादा होगी।
जिस राज्य में एसटी के सदस्य ज्यादा होंगे, प्रतिनिधि के रूप में उनके एसटी सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। तो जनसंख्या कौन, कुल जनसंख्या नहीं, एससी एसटी की जनसंख्या। बात सुन ये चीज क्लियर है? अभी हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया कि क्या विधानसभा में किसी प्रकार का मनोनयन का प्रावधान है, तो आप बताएंगे बिल्कुल है। अब मैंने लोकसभा और विधानसभा को एक साथ यहां पर आपको बता दिया कि लोकसभा में भी मनोनयन का प्रावधान है और विधानसभा में भी है। मूल संविधान की बात करें तो 330 के तहत लोकसभा में एससी एसटी और 331 के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, जबकि 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी और 333 के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया, इसलिए उसको पहले किनारे कर लेते हैं। अब बच रहा है एससी एसटी का प्रावधान। तो एससी एसटी के सीटों की संख्या लोकसभा के लिए नियत है, वो फिक्स आरक्षित सीट हो गई है। कितना है, एससी का 84 और एसटी का 47। जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या का आधार क्या है, एससी एसटी की आबादी, वहां पर जनसंख्या में उनका अनुपात कितना है, उसी के आधार पर सीटों में अनुपात उनका निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब ये तो समझ ही सकते हैं कि यहां पर जो आरक्षण में मनोनयन हो रहा है वो राष्ट्रपति कर रहा है, तो यहां पर कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में संरचना कैसी हो सकती है, और संरचना में समझ में आया कि प्रत्येक प्रांत में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का आधार वहां की जनसंख्या है। इसमें कुछ प्रावधान जो है वो आरक्षण से भी संबंधित है, जहां एससी और एसटी को दिया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधि क्या है, निर्वाचन विधि क्या है, निर्वाचन विधि। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी निर्वाचन विधि क्या है, सबसे पहली चीज इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। और ये चीजें हम लोगों ने लोकसभा वाली क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया था, इसलिए मैं कहना कि एक बार अगर आप पॉलिटी की कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। फिर बस किस जगह पर कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, बाकी चीजें वही है। तो अब जहां प्रत्यक्ष की बात आई, इसका मतलब क्या है, यहां पर जनता स्वयं मतदान करेगी। सार्वभौमिक जहां की बात आ रही है, इसका मतलब सभी लोग मतदान करेंगे। यहां पर शिक्षा या उनकी आर्थिक स्थिति या अन्य प्रावधान के तहत किसी को विशेषाधिकार नहीं है, ए टू जेड सभी लोग करेंगे। तो क्या जो कल बच्चा जन्म लिया वो भी करेगा, और जो 5 साल पहले बच्चा जन्म लिया वो भी करेगा? अरे नहीं भाई, वो पहले अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है तो देश में सरकार और विधायिका का निर्णय कहां से लेगा। तो इसलिए कम से कम उसको कितना है, वयस्क तो हो जाने दीजिए, यानी 18+। अब सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? आइए अब हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। तो विधानसभा के संरचना, विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल, तो जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो एक सामान्य प्रावधान के तहत तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो ये क्या हो सकता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो अगर निश्चित नहीं है तो आप सीधे कह दीजिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा 2 स्थिति में भंग हो सकता है। विधान सभा स्थायी सदन नहीं है ना, भंग हो सकता है। किन किन प्रावधानों में विधानसभा भंग हो सकता है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं।
पहला आर्टिकल 356 क्या है? 356 राष्ट्रपति शासन। तो किसी प्रांत में यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ऐसे में क्या होगा? विधानसभा भंग हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कहीं पर यदि सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, जैसे मान लिया हमने कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया किसी भी कारणवश, ठीक है, चाहे वो गठबंधन की सरकार रही हो, और ऐसी स्थिति में क्या था, जो पार्टी समर्थन दी थी उन्हें अपना समर्थन खींच लिया, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। तो जब 5 साल तक सरकार का कार्यकाल ही नहीं रहेगा तो सदस्य भी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में ये जो विधानसभा है ये क्या होगा? भंग हो जाएगा। और भंग हो जाएगा तो पूरा कार्यकाल इनका 5 वर्ष का तो रहेगा नहीं। ठीक है। आइए अब इसमें हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता क्या होगी? योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी? कितने उम्र होने चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में क्या है? 25 वर्ष है। जहां निम्न सदन की बात आएगी 25 वर्ष, जहां उच्च सदन की बात आएगी वहां 30 वर्ष, और जहां पर संवैधानिक प्रमुख की बात आएगी वहां 35 वर्ष। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति हैं, राज्य के लिए राज्यपाल हैं, 35 वर्ष। उच्च सदन के रूप में संघीय व्यवस्था में राज्यसभा है, प्रांतीय व्यवस्था में विधान परिषद है, 30 वर्ष। और निम्न सदन में संघीय व्यवस्था में लोकसभा है और प्रांतीय व्यवस्था में विधानसभा है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति भी संभाल सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रपति की योग्यता रखनी पड़ेगी। तो उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है। आइए अब इस पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं कि जो विधानसभा है, विधानसभा, इसका संचालन कौन करता है? तो विधानसभा का जो संचालन होता है वो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो कहां से होता है? वो विधानसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, सदस्यों में से। और सिर्फ अध्यक्ष नहीं, और सिर्फ अध्यक्ष नहीं, अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का भी चुनाव कहां होगा? विधानसभा के सदस्यों में से ही। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव जो होगा वो विधानसभा के सदस्यों में से ही हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है? तो अगली चीज ध्यान रखिएगा कि यदि इनको अपना त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, तो दोनों ही एक दूसरे को दे सकते हैं। इसका मतलब यदि अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को दे देगा, और उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको दे देगा? अध्यक्ष को दे देगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, इनका कार्य क्या होगा? तो संपूर्ण कार्य की व्यवस्था आप वैसे समझिए जो आपने देखा था लोकसभा अध्यक्ष का होता था। मुख्य रूप से क्या है? तो सदन का संचालन करना, सदन का संचालन करना। अगर किसी ने लोकसभा नहीं पढ़ा है तो लोकसभा पढ़ लेगा, तो वहां पर चीजें और डिटेल में बताई गई हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि वही कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है तो ज्यादा समय हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है। तो सदन का संचालन करना, दूसरा सदन का स्थगन करना, ठीक है, बैठक का स्थगन करना। और इसके अलावा जो है अगर हम लोग सदन की बात करते हैं तो सदन में अनुशासन, अनुशासन बनाए रखवाना। ठीक है। ये सारे कार्य जो है प्रमुख रूप से सदन के जो संचालक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो कोई भी सदन हो, 4 सदन हमारे पास है, चारों सदन की व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान
सभा, विधानसभा कहें या विधानसभा के सदस्य कहें, बात एक ही है। इसके कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है विधेयक प्रस्तुत करना, सर्व सहमति से विधेयक पास करवाना, यानी चलिए वही लिख लेते हैं, सर्वसम्मति से विधेयक, इसी को बिल आप कहते हैं, विधेयक पास करवाना और विधि निर्माण से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुसरण करना। ठीक है, ये विधानसभा के सदस्यों का काम हो जाएगा। इसमें अब थोड़ा सा विधानसभा अगर विशेष देखना चाहेंगे तो विधानसभा विशेष में आप देख लीजिए कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक ये क्या होता है? ये पहले हमेशा विधानसभा में ही प्रस्तुत होगा और विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद अधिकतम 14 दिन का समय मिलेगा, जिसमें विधान परिषद यदि उस राज्य में है तो, क्योंकि विधान परिषद अनिवार्य सदस्य तो है नहीं, तो विधान परिषद को 14 दिन का अधिकतम समय मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कल हम लोगों ने जो बात किया था विधान परिषद को लेकर के, उसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं विधानसभा के संदर्भ में। यदि कोई बिल विधानसभा से पास हो जाता है, विधानसभा से पास हो जाता है तो फिर ये विधान परिषद में जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी विधान परिषद शब्द का प्रयोग करें तो अपने आप में ये बात की समझ होनी चाहिए कि विधान परिषद का प्रावधान वही निकल करके आएगा जहां पर 2 सदन की व्यवस्था होगी, क्योंकि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है ना। तो बार बार इसको रिपीट करते चले तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इस बात कॉन्सेप्ट के रूप में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो विधानसभा से यदि कोई बिल पास हो जाता है तो विधान परिषद अधिकतम कितने समय के लिए उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है? हाँ, 2 टुकड़े में अगर हम कहें तो अधिकतम 4 माह तक होता है, और अगर प्रावधान के तहत कहें तो अधिकतम 3 माह के लिए सुरक्षित रख सकता है। फिर विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज देता है और विधानसभा क्या करता है, पुनः जब उसके पास उस बिल को भेजता है तो अधिकतम 1 माह के लिए। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि मुख्यतः प्रांतों में विधानसभा के पास विधि निर्माण से संबंधित विधानसभा की तुलना में शक्ति ज्यादा है। ठीक है, क्लियर अपनी चीजें? तो ये पूरा आपका क्या था, विधायिका। हमने विधानमंडल देखा, हमने यहाँ पर जो विधान परिषद था उसको कल देख लिया था, आज हम लोगों ने विधानसभा देख लिया है। ठीक है, अब विधानमंडल के तहत आपने देखा था जिस तरह से संसद के अंग के रूप में कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, उसी तरह यहाँ विधानमंडल के संदर्भ में विधानमंडल के अंग कौन हो जाएंगे, राज्यपाल भी तो हैं, तो राज्यपाल हो जाएंगे, उसके बाद विधान परिषद होगा और उसके बाद विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग की पूरी विधायिका कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि यदि 2 सदन का प्रावधान किसी प्रांत में है तो आप जानते हैं कि कोई बिल अगर विधानसभा से पास हो गया तो विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद से भी पास हो गया तो भी अभी कानून नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी अंतिम मुहर राज्यपाल की लगनी बाकी है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं राज्यपाल को। ओके, राज्यपाल, गवर्नर। देखिए, हम लोगों ने जब बात शुरू किया था तो बताया कि जो प्रांतीय व्यवस्थाएं हैं क्या हैं, भाग 6 के अंतर्गत हैं, और इस भाग 6 में 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेदों का जो प्रावधान है वो भाग 6 में रखा गया है। ये सभी प्रावधान जो हैं ये प्रांतीय सरकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आर्टिकल 152 क्या है? आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि ध्यान होगा तो आर्टिकल, देखिए बहुत से बार क्या होता है जब हम किसी चीज को, जैसे आर्टिकल है, लगातार आपको इतने आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आप जब एक दिन की क्लास में पढ़े होते हैं और जा करके उसको घर पे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हमको तो सब याद हो गया।
उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, अगर आप उस पर अपना एक कॉन्क्रीट कंसेप्ट नहीं बनाए हैं, मजबूत अगर आप उस पर जो अपना कंसेप्ट नहीं बनाए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बाद में जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 152 में था या 153 में था, 155 में था, 156 में था। जैसे राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद बताइए, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता 52, 58, 58 ही है। अच्छा 52 है। और बताइए 55 में है, 54 में है। मतलब मैं यही दिखाना चाहता है करीब उसी के आसपास है, वहीं पर उसके करीब आसपास, लेकिन एक दो में हम भटक जा रहे हैं। यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो है क्या, जब हम लोग भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में क्या है, भाग 5 में क्या है, आपने देखा था 52 से लेकर के हम लोग कहां तक बात कर रहे थे, 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और 52 में सीधे क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, 53 में कार्य हो गया, 54 में उनका निर्वाचक मंडल हो गया, 55 में निर्वाचन विधि हो गई, 56 में कार्यकाल हो गया, 57 में पुनः निर्वाचन प्रावधान हो गया, 58 में योग्यता हो गई और 60 में शपथ हो गई। ठीक है, अब जब आप इतने या तो क्रम से याद किए हो, तो क्रम से याद करने के पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अगर आप बड़ी मेहनत करके याद भी किए हैं तो कम से कम फिर 8 से 10 अनुच्छेद को आप एक बार मिलाइए, तब हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो रहा तो आप कर पाए, है ना। तो इसका मतलब ठीक है, तैयारी अच्छी अगर आप 8-10 में ढूंढ सकती हूँ, लेकिन हो सकता है वहां पर जाकर के, क्योंकि प्रेशर तो एग्जाम का भी रहेगा, उस 8-10 में भी हम ऊपर नीचे हो जाए, जैसे उत्तरवर्ती मुगल शासकों का क्रम ना, पेशवाओं का क्रम वाली चीज थोड़ी खतरनाक होती है। तो इसीलिए मैं आपको यहां पर क्या स्पष्ट करना चाह रहा था कि ये जो आर्टिकल हम लोग 152 देख रहे हैं, क्योंकि 152 से क्या हो रहा है, भाग जो आपका 6 है वो प्रारंभ हो रहा है। तो पहला जो आर्टिकल है वो किसी भी तरह से किसी भी जो राज्यपाल या विधानसभा या विधान परिषद से संबंधित नहीं है। ये संबंध किससे रखता है, ये बताएगा राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो अब यहां पर राज्यपाल का जो प्रावधान शुरू होगा वो आर्टिकल 153 से, और सामान्यतः आप देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो अनुच्छेद का एक अनुक्रम है कि पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, वो एक समान चलेगा, लेकिन जहां प्रावधान बदलेंगे थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। तो अब राज्यपाल के संदर्भ में जो अनुच्छेद का प्रारंभ हो रहा है वो कहां से हो रहा है, 153 से। तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहां पर इनके पद का वर्णन किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि अनुच्छेद पर सीधे आए, दो चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और जो वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं ना। जैसे राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जरा बता सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आप राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख मानते हैं। और कोई 52, और कोई, बहत्तर, समाधान सीधे। ध्यान रखिएगा 52 और 53 दोनों के आधार पर क्या है, राष्ट्रपति जो है वो क्या माने जाएंगे, वो राष्ट्र के प्रमुख माने जाएंगे। जहां 52 में कह रहा है कि देश के एक राष्ट्रपति होंगे जो संवैधानिक प्रमुख व सदन वो राष्ट्र के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। और 53 क्या कहता है, 53 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्य जो होंगे वो क्या है, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। यानी
कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के अधीन है। दोनों के आधार पर क्या है, उनको कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में तुलनात्मक रूप से बात आएगी तो हम 52 को वरीयता देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके साथ मजाक करके 52 हटा के 53 भी दे सकता है, क्योंकि भाई कार्यपालिका के भी तो प्रमुख के रूप में उनको निर्धारित किया जा रहा है, तो वहां पर वास्तविक शक्ति तो कार्यपालिका से ही प्रारंभ हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है, आइए तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 153। अब यहां है क्या, तो यहां पर राज्यपाल के पद का वर्णन है। तो पहले तो क्या है, राज्यपाल के पद का वर्णन है, और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रांत का, शॉर्ट में लिखते चलते हैं ना, प्रत्येक प्रांत का एक राज्यपाल होगा। पहली बात तो ये कह दिया गया कि प्रत्येक प्रांत का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक। या आप ऐसे कह लिए कि प्रत्येक प्रांत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक राज्यपाल होंगे, और एक ही व्यक्ति एक से अधिक प्रांतों के राज्यपाल हो सकते हैं। इसका मतलब दो बातें कही जा रही हैं। पहली बात यह कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में कौन हो रहा है, राज्यपाल हो रहे हैं, और दूसरी बात क्या कही जा रही है, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक प्रांत के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 154 का। जब हम लोग अनुच्छेद 154 की बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति से तुलना कर लीजिए। 52 में क्या था, राष्ट्रपति का पद था, और 53 में जाकर के उनका क्या हो गया था, कार्य, उन शक्तियां आ गई थी। वही चीज यहां पर क्या होगा, अब 53 में 153 में इनके पद का वर्णन है, तो 154 में जाकर इनकी कार्यवाह शक्तियां आ जाएंगी। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रांतीय कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राज्यपाल होंगे, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थ मतलब, चूंकि आप जानते हैं ना, बहुत से केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से वहां पर शासन नहीं कर होते, बल्कि अधिकारियों के माध्यम से, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से वहां का शासन चलाया जाता है। कि कार्य प्रमुख के रूप में जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, वो एक तरह से माना जाएगा राज्यपाल की शक्ति के तहत ही उस कार्य को कर रहा है। अच्छा, यहां से एक चीज और ध्यान आया, उसको देख लेते हैं, फिर यहां पर वापस आ जाएंगे। देखिए, जो हम लोग विधानसभा पढ़ रहे थे, विधानसभा, अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और आपने लगातार पढ़ा है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी क्या है, जिनकी अपनी विधायिका है, अच्छा, विधायिका है, इसका मतलब वो अपने लिए खुद विधि का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और विधि का निर्माण कर रहे हैं, तो विधि के निर्माण के लिए उनके पास विधानसभा एटलीस्ट अनिवार्य सदन के रूप में होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने प्रांत हैं जहां पर अपनी विधायिका है, कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो ये 3 कौन कौन से हैं, एक दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, और तीसरा जम्मू और कश्मीर। अगर हम आपसे पूछें कि दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी विधानसभा सीट कितनी होती है दिल्ली में, 70। पुदुचेरी में कितनी है, पुदुचेरी में कितनी है, 30। और जम्मू कश्मीर में कितनी है, जम्मू कश्मीर में कितनी है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में टोटल जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है वो क्या है, 114 है, ठीक है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य हो गया ना, पहले तो जम्मू कश्मीर पूरा राज्य हुआ करता था, तो यहां पर क्या पुनर्गठन के तहत क्या किया गया, सीटों की संख्या में कुछ परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया गया है, देखिए यहां पर
वर्तमान की स्थिति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 90 + 24 का कंसेप्ट ध्यान में रखिए। 90 जो है ये सीट जम्मू कश्मीर के तहत निर्वाचन के प्रावधान के तहत लिए गए हैं, जबकि 24 सीट क्या है, भविष्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित रखे गए हैं। और ये कहां संबंधित हैं, यह है पीओके से। तो 24 सीट पीओके के लिए निर्धारित किया गया है, तो माना जाता है 114 टोटल सीट, लेकिन वर्तमान में कार्यरत सीट कितने होंगे, 90 होंगे। ठीक है, अब इसमें भी जब हम लोग बात करें तो चूंकि जम्मू और कश्मीर कहने के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दो प्रशासनिक इकाइयों के रूप में, यानी दो उसको भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू जो क्षेत्र है यहां पर इसमें 43 सीट है, और जो कश्मीर का क्षेत्र है यहां पर 47 सीट है। तो टोटल आपके कितने हो जा रहे हैं, 90। ये बात समझ में? तो जो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 प्रांत ऐसे हैं, केंद्र शासित प्रांत, जहां पर क्या होगी, अपनी विधायिका होगी। और विधायिका होने का मतलब वो विधि का निर्माण करेंगे, और विधि के निर्माण करने का मतलब कि वहां का अपना विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा तो विधानसभा होगी। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, दिल्ली में 70, इसीलिए आप देखते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठते हैं। ठीक है, पुदुचेरी में आपके कितने जाते हैं, 30, और जम्मू कश्मीर अभी फिलहाल चुनाव हुआ तो नहीं है, लेकिन विधानसभा के सीटों का निर्धारण यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसको लेकर के, राज्यपाल को लेकर के। ठीक है, तो राज्यपाल को मैंने क्या बताया कि प्रत्येक प्रांत में जो सरकार होगी उसकी कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल जाने जाएंगे। इसका मतलब जैसे आपने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं, वैसे ही प्रांतीय सरकार के समस्त कार्य वो राज्यपाल के नाम से ही संचालित होंगे, राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होंगे। तो राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं, हालांकि स्वयं कोई नहीं करता, जानते मंत्रिपरिषद सलाह पे प्रावधान, लेकिन अंतिम मोहर चुकी राज्यपाल की लगती है, इसलिए माना जा रहा है कि वो स्वयं इस बात को कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति का कौन सा पद पहला था, पद कितना है, 52। 53 में क्या है, कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल का पद किसमें है, 153। इनकी कार्य एवं शक्तियां किसमें आ गई, 154, एक आगे बढ़ गए। जिस तरह से राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों को बाद में डिटेल में चर्चा किए थे, उसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, राज्यपाल की कुछ कार्य और शक्तियों को हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी भी कुछ विधायी संबंधित शक्तियां होंगी, कुछ कार्यपालिका संबंधित शक्ति होंगी, कुछ न्यायपालिका संबंधित इनके प्रावधान हो जाएंगे, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर अब राष्ट्रपति में 52 पद, 53 उनका जो है शक्ति थी, और 54 में क्या था, निर्वाचक मंडल था। यहां पर चले आते हैं, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक हम लोग अभी आगे चल रहे हैं इसलिए 155 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और इस पे हम लोगों ने लंबी मतलब चर्चा की थी, जब मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की प्रांतों में क्या भूमिका है और किस तरह से वो संघीय व्यवस्था के एक एजेंट या अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, वहां लंबी चर्चा इस पे हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है। अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर क्या है 155 में, तो आप कहेंगे राज्यपाल के नियुक्ति का प्रावधान, यानी राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जा रही है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो 52 पद, 53 कार्य एवं शक्तियां, 54 निर्वाचक मंडल, और 55 क्या हो गया, उनका निर्वाचन विधि। यहां पर तो इनके में इतनी जटिलता है नहीं, तो 153 पद हो जाएगा, 154 इनका क्या हो जा रहा है, कार्य एवं शक्तियां हो जा रही हैं, 155 नियुक्ति का प्रावधान हो जा रहा है, तो 156 क्या हो जाएगा, 156 क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा।
ठीक है। अब जब हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई बताएगा राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इतना अच्छा शब्द ढूंढ के लाया गया है। जब तक राष्ट्रपति अपना प्रसाद देते रहेंगे तब तक ये क्या करेंगे? अपने पदों पर बने रहेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में इनके कार्यकाल का कोई स्पष्ट मतलब निर्धारण नहीं किया गया है। जब तक उनकी भूमिका प्रांतों में महत्वपूर्ण नजर आएगी, उनकी कार्यशैली या उनकी आवश्यकताएं संघीय सरकार को वहां से जुड़ी हुई दिखाई देंगी, तब तक वहां पर रखा जाएगा। हमेशा राज्यपाल को जब हटाया जाता है या उसका दूसरे प्रांतों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने कार्य में विफल हो गए। प्रत्येक स्तर पर क्या होती है, लोगों की अपनी कार्यशैली होती है, और प्रांतों में क्या, प्रशासनिक दृष्टिकोण से संघीय जो सरकार है उसका कोई अपना मांग होता है, उसको संचालित करने का कोई दृष्टिकोण होता है। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता और भूमिका के आधार पर भी कभी कभी क्या होता है, उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, उनको मतलब हटाया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। जैसे प्रशासनिक पद है, आप अक्सर देखते रहते हैं उनका तबादला हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अयोग्य है। उनकी आवश्यकता के अनुरूप और सरकार जिस तरह से उनकी उपयोगिता को बेहतर प्रशासन में आकर स्थापित कराना चाहती है, वहां पर उनका ट्रांसफर करता रहता है। सैद्धांतिक बातें तो अच्छी ऐसे ही चलती हैं ना। अब भाई व्यवहारिक बातों में सरकार अपने पक्ष और विपक्ष को भी ध्यान में रख के रखता है, कौन उनके फेवर में कौन नहीं। तो यहाँ पर भी तो अपने अनुसार दृष्टिकोण देख रहा है ना कि कौन उनकी भूमिका में ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर भी होता है। तो चलिए 56 हो गया कार्यकाल। अब हम लोग 157 की बात कर लें, क्या आएगा 157? अब आ जाएगी योग्यता। वहां पर क्या था, 52, हाँ 52 वहां पर पद था, 53 कार्य एवं शक्तियां थी, 54 निर्वाचक मंडल था, 55 निर्वाचन विधि थी, 56 कार्यकाल था, 57 पुनः निर्वाचन का प्रावधान हो गया था। लेकिन यहाँ पुनः का कोई प्रावधान है नहीं, एक बार में स्पष्ट हो गया, इसलिए हम लोग अगले चेन पे बढ़ जाएंगे। तो क्या आ गई, योग्यता। तो योग्यता क्या है, योग्यता मुख्य रूप से तो सभी चीजें जानते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उम्र को ध्यान में रखेंगे। और अभी मैंने बताया कि जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष ना। राष्ट्रपति राज्यपाल सभी किसमें आ रहे हैं, 35 वर्ष। बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं 158। कोई बताएगा 158 क्या है? हाँ अब बताइए 158, क्योंकि इसका राष्ट्रपति से तुलनात्मक रूप से कोई प्रावधान जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो 158 है, 68 नहीं बोल दिया था लास्ट टाइम, 58 है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो 158 है ये क्या है, सेवा शर्तें। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और राज्यपाल के संदर्भ में, इस अनुच्छेद के तहत 158 के तहत। और ये क्या कह रहा है, ये 2 पॉइंट में समझिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब जिस व्यक्ति को योग्यता के तहत ही है, लेकिन इसको अलग आर्टिकल के तहत और स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि विशेष मांग क्या है राज्यपाल के पद के लिए। तो क्या कहा जा रहा है कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब किसी भी सदन का मतलब क्या है भाई, आप जानते ना मैं क्या, 4 सदन का प्रावधान है। अगर हम लोग संघीय व्यवस्था की बात करें तो लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा। अगर हम लोग प्रांतीय सदन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधान सभा हो जाएगी, विधान परिषद हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो इन चारों सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कहा जा रहा है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि यदि किसी सदन के सदस्य हैं भी तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही क्या हो जाएगा, वो जो सदन का पद था वो रिक्त मान लिया जाएगा। इसका मतलब एक तरफ इधर राज्यपाल बने कि दूसरी तरफ वो पद स्वतः उनके हाथ से हट जाएगा। ठीक है,
अब इसके अलावा ये तो पहली पॉइंट जो थी वो केवल सदन से संबंधित थी। दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तो दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल ये किसी भी अन्य पद पर नहीं होंगे, किसी भी अन्य पद पर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक तरफ सदन से इनको वंचित किया जा रहा है राज्यपाल बनने के स्तर पे, दूसरी तरफ यदि किसी और पद पर भी है तो वो पद पर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 159। क्या है अनुच्छेद 159? अनुच्छेद 159 है इनका शपथ। शपथ, शपथ किसके समक्ष लेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष? बिल्कुल नहीं। अब ये प्रांतीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या होंगे? हाई कोर्ट, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करते हैं? संघीय व्यवस्था जुड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, वही चीज यहां पर भी होगा। राज्यपाल जो होंगे प्रांतीय व्यवस्था में, अब हाई कोर्ट है तो यहाँ के या तो हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, और इनकेस मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग एक और बात कर लेते हैं, आर्टिकल 160। 160 क्या कहता है? 160 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के संदर्भ में ऐसे किसी भी उपबंध को जोड़ सकते हैं जो उनके कार्य के निर्वहन के लिए उचित समझें। इसका सीधा सा अर्थ बस आप ऐसे समझ लीजिए कि सभी आवश्यकताओं का उल्लेख संविधान में तो नहीं किया जा सकता। समय समय पर क्या है, वो हो सकता है कि जो समय की मांग है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी बात निकल के चली आई जो संविधान में कभी उस पर चर्चा ही नहीं की गई है, तो इसलिए एक विशेष शक्ति दे दिया गया कि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी कार्यों के निर्वहन के लिए एक विशेष उपबंध कर सकते हैं जिसको वो उचित समझे। किसके संदर्भ में? राज्यपाल के संदर्भ में। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये किसके तहत है? 160। तो 158 और 160 विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। और प्लस जब आप आर्टिकल को पढ़ते हैं तो योग्यता, निर्वाचन विधि और जो है शपथ या कौन उनकी नियुक्ति कर रहा है, ये सारी चीजें तो आपके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति के साथ आप देख रहे हैं पैटर्न पे सेट है। भूलेंगे कहां पर आकर के? भूलेंगे यही 158 पर आकर के और 160 पर आकर के। ठीक है, अब हम लोग अंतिम बात कर लेते हैं आर्टिकल को लेकर के। हालांकि इसको शक्तियों में भी देख सकते थे, लेकिन चलिए जब इतना हम लोग एक साथ 153 देखिए, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक देख ही डाल रहे हैं तो एक और बढ़ जाइए, उसी में हम लोग बढ़ जाते हैं 161। और ये 161 क्या है? क्षमा दान की शक्ति है। ठीक है, तो ये जो है राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए वहां पर भी डिटेल में बताया था, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि यदि राज्य विधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अपनी क्षमा दान की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अब इनके पास, हम लोग विशेष में पढ़े थे कि इनके पास समस्त प्रकार की, ध्यान रखिएगा शब्द पे क्या है, प्रांतीय विधि के विरुद्ध, यानी जो राज्य सरकार के कानून होते हैं उसके खिलाफ यदि किसी का दोष सिद्धि होता है तभी राज्यपाल जो है वो अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और वहां पर हम लोग देखे थे कि राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं,
ये केवल क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड का निलंबन कर सकते हैं। और निलंबन का अर्थ क्या है, राष्ट्रपति वाली क्लास में उसको डिटेल में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जब ये मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकते हैं तो इसके अलावा ये सारे अपने शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दंड का स्वरूप बदल सकते हैं, दंड की अवधि को कम कर सकते हैं, इस तरह की शक्तियों का उपयोग ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रांतीय विधि के विरुद्ध होना चाहिए। संघीय विधि अगर कोई होगा तो उसके विरुद्ध अगर किसी को दोष सिद्धि पाया जाता है तो वहां पर राज्यपाल फिर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी राज्यपाल समाप्त नहीं हुआ है, राज्यपाल से लेकर के कुछ और प्रावधान हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कल करेंगे। एक बार जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो फिर से बता दीजिए 152 में क्या है, 152 राज्य की परिभाषा, 153 राज्यपाल का पद, 154 कार्य व शक्तियां, 155 नियुक्ति, 156 कार्यकाल, 157 योग्यता, 158 विशेष, कहां कहां राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी राज्यपाल बनने के लिए भी एक प्रकार की अर्हता बता रहा है, सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, किसी पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 159 शपथ, 160 राज्यपाल को किसी भी कार्य के लिए विशेष उपबंध बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, इसके अलावा 161 क्षमा दान की शक्ति। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो पूछना किसी को, कोई डाउट नहीं? वही होगा जो प्रावधान यहां बताया जा रहा है, वही वहां के लिए भी रहेगा। ठीक है, और कुछ? चलिए देखिए यहां पर, तो फिलहाल इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था, इसके आगे कल देखेंगे। तो कल राज्यपाल को भी पूरा कंप्लीट करेंगे और प्लस जो कार्यपालिका के अन्य घटक होते हैं, जहां मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की बात होती है, उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हाईकोर्ट पर आएंगे। तो हाईकोर्ट संभवतः एक दिन की क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो 2 लेक्चर में आपका क्या होगा, ये प्रांतीय जो प्रावधान है ये भी समाप्त हो जाएगा। और भाग 5 भाग 6 के तहत, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं ना कि मेरे पढ़ाने का अपने हिसाब से एक पैटर्न है। किताब क्या कहता है, लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, जहां से आप चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। भाग 5 और भाग 6 से मैंने आपको क्या किया, पूरी पॉलिटी सिखा दी। अब उसके बाद क्या होगा, हम लोग पढ़ लेंगे आराम से। भाग 1 देख लिया जाएगा क्या उसमें कह रहा है, फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4, और इस क्रम में बचे हुए प्रावधान को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अब आप पॉलिटी समझ गए हैं, सबकी शक्तियां, व्यवस्थाएं, ये सारी चीज समझ गए हैं। विधि निर्माण कैसे होता है, विधि के प्रति प्रावधान क्या होते हैं, वो सब कुछ समझ गए हैं। तो आगे की चीजें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए दैट्स ओवर।